नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर आप लोगों का। मित्रों, आज हम आपको हिस्ट्री का आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और खास तौर से यूपीएससी प्री 2020 के लिए हम आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर का प्रिपरेशन कराएंगे। लेकिन कला और संस्कृति की शुरुआत करने से पहले आपको हम कम से कम 2 से 3 क्लास एक बेसिक समझ के लिए, एक हिस्ट्री की एक माने बेसिक जानकारी के लिए आपको कम से कम 3 से 4 क्लास हम पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि सामान्यतः जब भी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, आप जब भी किसी भी संस्था से या किसी भी ऑनलाइन चैनल से जब आप जुड़ते हैं, तो आपको बेसिकली या तो मॉडर्न हिस्ट्री से या मिडिवल से या एंशिएंट से डायरेक्ट आपको इतिहास पढ़ाया जाता है। बट ये है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। जैसे आप जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हैं उसके विषय में कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे इतिहास क्या है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इतिहास लेखन क्या है, इतिहास के स्रोत क्या है, इतिहास का भूगोल से इंटरलिंकिंग कैसे है, क्या दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए किसी भी यूपीएससी कॉम्पिटिटर के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आप उठा के देखेंगे जो पूछे गए हैं सीधे सीधे। आप ईएचआर का स्टेटमेंट सीधे पूछ लिया गया है, जेबी ब्यूरी का स्टेटमेंट सीधे पूछा गया है इतिहास को लेकर। तो सामान्यतः जो टीचर होता है वो इन चीजों को छोड़ के सीधे डायरेक्ट वो मॉडर्न हिस्ट्री या मिडिवल एंशिएंट से स्टार्ट करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कम से कम आपको इतिहास की एक बेसिक समझ होनी चाहिए। इसलिए हमने ये तय किया है कि आपको 3 से 4 क्लास में इतिहास का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री के अंतर्गत हम आपको कुछ चीजें पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ, भाई जिस इतिहास को आप पढ़ने जा रहे हैं वह इतिहास किससे जुड़ा हुआ है, मनुष्य से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम मनुष्य की उत्पत्ति देखेंगे, ह्यूमन का डेवलपमेंट इस पृथ्वी पर कैसे हुआ उसको देखेंगे। फिर जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर आप पढ़ोगे, चूंकि यह ह्यूमन से ही जुड़ा हुआ है, मनुष्य से जुड़ा हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि मनुष्य के डेवलपमेंट के क्रम में कौन सा मानव कल्चर का स्टार्टमेंट करता है, कौन सा मानव आर्ट का स्टार्टमेंट करता है। चूंकि कला और संस्कृति का प्रारंभ मनुष्य के द्वारा होता है, तो मनुष्य के डेवलपमेंट को हम देखेंगे और ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे फिर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे आएंगे, ठीक है। तो आज हमारी जो शुरुआत होगी मित्रों, वो 2 चीजों पर डिपेंड होगी। पहला, इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ हम आपको बताएंगे, पहले इतिहास का शाब्दिक अर्थ। फिर आपको यह जानना जरूरी है कि इतिहास आप क्यों पढ़ें, यानी आप इसे कह सकते हैं इतिहास क्यों, यानी इसका यूटिलाइजेशन क्या है। अगर आपसे एग्जामिनर इंटरव्यू में पूछे कि वर्तमान में हिस्ट्री का क्या रिलेवेंसी है, इतिहास की रिलेवेंसी क्या है, क्या उपयोग है ह्यूमन नेचर में या वर्तमान ह्यूमन जनरेशन में, इसका आप क्यों पढ़ना चाहते हो इतिहास, तो इतिहास क्यों माने आप इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसको जानना होगा। फिर इतिहास क्या है, फिर हम दूसरा देखेंगे इतिहास क्या है। और यहां पर बहुत से पाश्चात्य इतिहासकारों का हम स्टेटमेंट देखेंगे कि उन्होंने इतिहास की क्या परिभाषाएं दिया है, बेसिकली इतिहास की परिभाषा क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इतिहास का शाब्दिक अर्थ देखेंगे, इतिहास का अर्थ देखेंगे, फिर इतिहास क्यों आप पढ़ना चाहते हैं इसको देखेंगे। दूसरा, फिर हम देखेंगे इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, ठीक है, इस पे चर्चा की जाएगी। और इसके बाद फिर हम किसका इतिहास पढ़ेंगे, भारत का। किसका इतिहास पढ़ेंगे, भारत का।
तो भारतवर्ष के विषय में हम चर्चा करेंगे कि भारतवर्ष को इतिहास में किन किन नामों से संबोधित किया गया है, यानी भारत के कौन कौन से नाम आपके इतिहास में दिखाई देते हैं, यानी यूनानी को किन शब्दों में संबोधित करते थे, या चीन के लोगों ने इसे किन शब्दों से संबोधित किया, या आपके संस्कृत साहित्य में किस नाम से संबोधित किया गया है। यानी ये पूछा जाता है, वो मिलाने के लिए भी देता है भारत के नाम को लेकर, भारत की उत्पत्ति को लेकर। तो हम सबसे पहले इतिहास, फिर इतिहास क्यों, फिर इतिहास क्या है, फिर इतिहास किसका, भारत का। चूंकि हम भारत का इतिहास पढ़ने चल रहे हैं, आपका जो प्राचीन इतिहास, मिडिवल और जो मॉडर्न है, वो तीनों किसका इतिहास है, भारत का इतिहास है। यानी भारत में रहने वाले मानव का इतिहास आप पढ़ने जा रहे हो, तो उससे पहले हमें भारतवर्ष के बारे में जानना जरूरी होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम इस पे आपको बताएंगे कि इस भारत की भूमि पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हमें इतनी बातों पे चर्चा करना है, इसलिए हमने आपको पहले ये बता दिया कि हमें किन किन चीजों पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इतिहास के शाब्दिक अर्थ की चर्चा करते हैं। इतिहास, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप इसे लिख सकते हैं, इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, इति धन हा धन आश। ठीक है, कहा जाता है कि कोलिन वुड ने इतिहास की यही शाब्दिक व्याख्या बताई है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वह है निश्चित ही ऐसा हुआ, निश्चित ही ऐसा हुआ, निश्चित ही ऐसा हुआ। ये शाब्दिक अर्थ है किसका, इतिहास का। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप कह सकते हैं निश्चित ही ऐसा हुआ। यानी कहने का तात्पर्य यहां मित्रों इस बात से है कि जिस आप ऐतिहासिक साहित्य को पढ़ते हैं, या जिस आप इतिहास के टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, उसमें जिन कहानियों का या जिन तथ्यों का विवरण दिया गया है, वो कहीं न कहीं क्या है, सच है। यानी बीते हुए समय में वो घटनाएं क्या हुई हैं, घटित हुई हैं। इसीलिए वो क्या है, इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या कह रहा है, निश्चित ही ऐसा हुआ। यानी इतिहास में जिन घटनाओं का विवरण दिया गया है, वो घटनाएं बीते हुए पास्ट में यानी भूतकाल में घटित हो चुकी हैं। और निश्चित इसलिए क्योंकि इन घटनाओं का जो विवरण है वो प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर दिया जाता है, प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर, प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर दिया जाता है। यानी इतिहास में जो बातें लिखी गई हैं, यानी इतिहास में जिन घटनाओं का विवरण दिया गया है, वो प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर दिया गया है। और प्रमाणिक स्रोत आप जानते हैं कि मूलतः कितने होते हैं, मूल रूप से दो, वैसे तीन, पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत, और लिटरेचर यानी साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, और अलग से अगर आप एक करें तो एक तीसरा आ जाता है विदेशी विवरण, लेकिन सामान्यतः इसे भी हम साहित्य में ही रखते हैं, क्योंकि विदेशी यात्रियों ने जो भारत के विषय में बताया है वो लिटरेचर के माध्यम से ही बताया है। इसलिए कहा जाता है कि विदेशी विवरण को हम लिटरेचर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, तो हमने आपको कहा कि भाई इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है वो निश्चित ही ऐसा हुआ। क्यों, क्योंकि इतिहास में जिन घटनाओं का विवरण दिया गया है वो प्रमाणिक तथ्यों के आधार, प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर, आप इसे स्रोत कह सकते हैं, प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर, प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर दिया गया है। और प्रमाणिक स्रोत आपके कितने होते हैं, तीन, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। ये तीन स्रोत होते हैं।
यानी कहने का मतलब है कि इतिहास में जिस घटना का उल्लेख मित्रों किया जाता है वो घटनाएं काल्पनिक नहीं होती है, वो घटनाएं क्रमबद्ध रूप से तिथिवार होती हैं। ठीक है, लेकिन समस्या यहां यह है कि इन प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर इतिहास को लिखता कौन है? इतिहासकार। इन प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर इतिहास कौन लिखता है? इतिहासकार। ठीक, तो प्रमाणिक स्रोत क्या है? इस प्रमाणिक स्रोत को हम तथ्य कहते हैं। प्रमाणिक स्रोतों को क्या कहा जाता है? तथ्य कहा जाता है। और उस तथ्य की व्याख्या करने वाले को इतिहासकार कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? इतिहासकार कहेंगे। तथ्य की व्याख्या करने वाले को क्या कहा जाता है? इतिहासकार कहा जाता है। कहा जाता है कि ऐतिहासिक तथ्यों एवं इतिहासकार के बीच जो अंतरक्रिया होती है वही इतिहास। फिर से समझिए, जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने अगर इस मिट्टी के नीचे अगर सपोज करिए 10 मीटर आपने उत्खनन कार्य किया, यानी आपने खुदाई किया 10 मीटर नीचे तक, और 10 मीटर नीचे जाने के बाद अगर आपने किसी हड्डी को पाया, किसी मानव कंकाल को पाया, तो वह मानव कंकाल क्या है? एक तथ्य है, एक प्रमाण है। और उस तथ्य की व्याख्या कौन करेगा? इतिहासकार करेगा, हिस्टोरियन करेगा। तो उस तथ्य की जो व्याख्या इतिहासकार करेगा वही क्या है? इतिहास है। यानी आप कह सकते हैं कि इतिहासकार एवं ऐतिहासिक तथ्य के बीच होने वाली जो अंतरक्रिया है वही क्या है? इतिहास है। और ये ईएचकार की परिभाषा है। लेकिन समस्या ये है कि वह इतिहासकार उस तथ्य की व्याख्या वर्तमान के सापेक्ष में करेगा। किसके सापेक्ष में? वर्तमान के सापेक्ष में करेगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे सपोज करिए कि 10 मीटर मिट्टी के नीचे आपने एक धान, अगर आपने चावल का प्रमाण आपको मिला, तो आपने उस चावल को चावल क्यों कहा? हो सकता है कि जिस लेयर पर वो मिला है वहां पर जो सभ्यता रही हो, चाहे सपोज करिए मान लीजिए इंडस वैली की सभ्यता थी, इंडस वैली के लोग हो सकता है उस चावल को किसी अन्य नाम से संबोधित करते हो, लेकिन वर्तमान में आपने उसे चावल क्यों कहा? आपने चावल इसलिए कहा क्योंकि उस आकार के अनाज को वर्तमान 21वीं सदी में चावल की संज्ञा दी गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो प्रमाण आपको 10 मीटर नीचे मिला, यानी जो 2000 पूर्व का जो प्रमाण, जो तथ्य आपको मिला, आपने उसकी व्याख्या वर्तमान के सापेक्ष में किया। तो क्या वो सही है या गलत है? इसीलिए इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या इतिहास वस्तुनिष्ठ है? वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि जो तथ्य इतिहासकार को मिला, जो प्रमाण इतिहासकार को मिला, क्या उस इतिहासकार ने उस प्रमाण की व्याख्या एज इट इज किया? एज इट इज का मतलब कि जैसा वो है वैसा ही उसकी व्याख्या उसने किया। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ सामान्य से सब बात को समझना है कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित ही ऐसा हुआ, निश्चित ही ऐसा हुआ, इसलिए क्योंकि इतिहास प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है। और प्रमाणिक स्रोत आपके 3 होते हैं, लेकिन मूलभूत रूप से 2 होते हैं। ठीक है, क्योंकि विदेशी विवरण भी एक साहित्य है, इसलिए इसे हम साहित्य के अंतर्गत शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि इतिहास न तो नाटक है और न ही कहानी है। इतिहास को हम आप न तो कहानी कह सकते हैं न ही नाटक कह सकते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? इसलिए क्योंकि इतिहास जो होता है उनमें जिन घटनाओं का विवरण दिया जाता है, इतिहास मूल रूप से क्या है? घटनाओं का विवरण, घटनाओं का विवरण। इतिहास क्या है? घटनाओं का विवरण है। लेकिन इन घटनाओं का विवरण जो है वो 2 बातों पे निर्भर करता है। एक क्रमबद्धता, दूसरा तिथिवार। यानी इतिहास में जिस घटना का विवरण दिया गया होता है उसमें क्रमबद्धता के साथ साथ तिथिवार, यानी तिथिवार क्रमबद्ध रूप से घटनाओं का जो विवरण दिया जाता है वही क्या है? इतिहास है। ठीक है, लेकिन कहानी और नाटक में आप क्रमबद्धता नहीं देखेंगे। आप पिक्चर देखने जाइए तो पिक्चर में आप देखते हैं कि किसी लड़के की स्टोरी चल रही है तो उसके पिता की स्टोरी आ जाती है,
वहां पर क्रमबद्धता दिखाई नहीं देती। उसी तरह कहानियों में, नाटकों में भी क्रमबद्धता दिखाई नहीं देती। तो आप कह सकते हैं कि इतिहास न तो नाटक है न तो कहानी है, यह कहानी और नाटक से क्या है, भिन्न है। तो आप साफ शब्दों में कह सकते हैं कि हम इतिहास या ऐतिहासिक साहित्य उसी को कहेंगे जिस साहित्य में घटनाओं का क्रमबद्ध एवं तिथिवार विवरण दिया गया है। ठीक है, क्रमबद्ध एवं तिथिवार विवरण जिसमें दिया गया हो, हम उसी को इतिहास या ऐतिहासिक साहित्य कहेंगे। ठीक है, तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ है, और ये आपका एक अलग टॉपिक मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्रोत। ठीक है, स्रोत आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। तो अभी हमने आपको इतिहास का शाब्दिक अर्थ केवल बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर इतिहास क्यों क्यों इतिहास पढ़ना चाहते हैं आप, इतिहास को क्यों पढ़ना है। आइए हम फिर से कंटिन्यू करते हैं क्लास को जो है। तो अभी हमने जो आपसे बात किया वो सिर्फ हमने ये बताया आपको कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, ठीक, और उसकी व्याख्या हमने किया। फिर हमने बात किया था कि हम देखेंगे कि इतिहास क्यों, यानी इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास क्यों आवश्यक है, और दूसरा इतिहास क्या, दो चीजों पे बात करना था। पहला हमने इतिहास का शाब्दिक अर्थ आपको बताया। ठीक, फिर दूसरा हमें चर्चा करना है इतिहास क्यों, यानी इतिहास एज अ सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है, उस पर चर्चा की जाएगी। फिर इतिहास क्या, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, इतिहास क्या है। ठीक, हमने इसकी चर्चा किया। अभी प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले हमने इस पे बात किया था। अभी हम बात करेंगे इतिहास क्यों। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि कहा जाता है कि इतिहास से ही आपके सोशियोलॉजी, आपके पॉलिटिकल साइंस, आपके इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ है, यानी समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान और अर्थव्यवस्था का जो डेवलपमेंट है वो किससे हुआ, इतिहास से हुआ। ठीक है, यानी इसीलिए कहा जाता है कि बर्नी बर्नी एक इतिहासकार है। बर्नी की किताब का नाम है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ में बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है। बर्नी इतिहास को क्या कहता है, विज्ञानों की रानी कहता है। तो क्यों कहता है वो क्यों कहता है, कहा जाता है कि बर्नी के इस स्टेटमेंट से हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस झलकता है। क्या इंपॉर्टेंस झलकता है भाई, विज्ञानों की रानी कह रहा है, इसका मतलब है आप जानते हैं कि इतिहास से ही आपका सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, आपका पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, आपके अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ है। तो बर्नी का जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह क्या है, सही है। क्योंकि इतिहास के अंतर्गत आप अगर ध्यान दीजिए तो इतिहास में हम जैसे सपोज करिए कोई भी सभ्यता आप पढ़ते हैं, जैसे मौर्य वंश है, मौर्य वंश अगर आप पढ़ रहे हैं तो मौर्य वंश में आपको क्या पढ़ना होता है, आपको राजनीतिक इतिहास पढ़ना होता है। मौर्य वंश में आप क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक इतिहास यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री। दूसरा आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। तीसरा आप मौर्य काल का समाज पढ़ते हैं, समाज एवं धर्म, और कला एवं संस्कृति। किसी भी सभ्यता में आपका जो फोकस होता है वो इन चार सेक्शन पर होता है।
और आप जानते हैं कि जिन विषयों का हमने नाम लिया, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, तो पॉलिटिकल साइंस का संबंध किससे है? राजनीतिक इतिहास से। अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? इससे है। और सोशियोलॉजी का संबंध किससे है? समाज एवं धर्म से है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये नए विज्ञानों का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कहीं न कहीं इतिहास के क्या है? भाग हैं। इसलिए बर्नी का यह स्टेटमेंट कि इतिहास विज्ञानों की रानी है, ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है। यानी कहीं न कहीं इतिहास के माध्यम से आप अपने समाज, अपनी अर्थव्यवस्था, अपना राजनीतिक डेवलपमेंट, आप अपने धर्म, अपनी कला और संस्कृति से क्या होते हैं? परिचित होते हैं। ठीक है। और कहा जाता है कि मनुष्य का जो फ्यूचर होता है, जो भविष्य होता है, वो बीते हुए कल पे निर्भर करता है। यानी कहीं न कहीं व्यक्ति जो है अपनी बीती हुई घटनाओं से अनुभव लेकर अपने भविष्य का निर्माण करता है। और आप देखिए, इतिहास अगर उठा के आप देखिए तो कहा जाता है कि सिकंदर की विश्व विजय असफल रही, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनी विश्व विजय का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया। आप अगर उठाकर इतिहास को देखिए तो आप देखेंगे कि कहा जाता है कि समुद्रगुप्त की नीतियों को अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण भारत में अनुसरण किया। आप अगर देखिए तो हर्ष की नीतियों में समुद्रगुप्त और अशोक की नीतियां दिखाई देती हैं, लेकिन कहा जाता है कि इतिहास से जो नहीं सीखता वह असफल होता है। मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब जैसे राजाओं ने या बादशाहों ने अपने इतिहास से नहीं सीखा और उनकी नीतियां क्या रही? विफल रही। तो इतिहास आपके भविष्य के निर्माण के लिए बेहद क्या होता है? जरूरी होता है। तो आप कहते ना कि अपने बीते हुए कल से, बीते हुए पास्ट से व्यक्ति सीखकर अपने भविष्य का क्या करता है? निर्माण करता है। तो एक स्टेटमेंट हमने बात किया कि बर्नी क्या कहता है? इतिहास को विज्ञानों की रानी कहता है। यानी इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस बर्नी के इस स्टेटमेंट में क्या है? छिपा हुआ है। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट, अभी जो भी बात हो रही है वो किसके संदर्भ में हो रही है? इतिहास क्यों, इतिहास क्यों, इसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट आया है किसका? बर्नी का। और बर्नी ने क्या कहा है? विज्ञानों की रानी। इतिहास क्या है? विज्ञानों की रानी है। और विज्ञानों की रानी उसने क्यों कहा है? अभी हमने आपको समझाया। ठीक है। क्योंकि अन्य विज्ञानों का जो डेवलपमेंट है वो इसी से हो रहा है, और जितने विज्ञान का डेवलपमेंट इससे दिखाया गया है, अगर उन सब का अध्ययन आप कर लें तो मनुष्य का या पूरे मानव समाज का अध्ययन आप इतिहास के अंतर्गत कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, अबुल फजल का है। अबुल फजल अकबर के दरबार में रहता था। अबुल फजल ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है आईने अकबरी। अबुल फजल ने आईने अकबरी में कहा कि इतिहास एक ऐसी दवाखाना है जहां व्यक्ति अपने हर दुखों का इलाज कर सकता है। अबुल फजल क्या कहता है? अबुल फजल कहता है इतिहास एक ऐसा दवाखाना है, इतिहास एक ऐसा दवाखाना है जहां व्यक्ति अपने प्रत्येक बीमारी का इलाज कर सकता है, जहां व्यक्ति अपने प्रत्येक बीमारी का इलाज कर सकता है। ये अबुल फजल का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को उसने लिखा है किस पुस्तक में? आइन ए अकबरी। ये अबुल फजल की किताब है, आइन ए अकबरी में वह अपने इस स्टेटमेंट को देता है। ठीक है। और आप अगर ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझिए तो वो कहना चाह रहा है कि इतिहास एक ऐसे अनुभवों का एक संग्रह है, एक ऐसे अनुभव का संग्रह है जहां पर व्यक्ति अपनी किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। ठीक है। अगर आप देखिए तो इतिहास में राजनीतिक इतिहासों का एक संग्रह किया गया है,
किस तरह से राज्य की संरचना का डेवलपमेंट हुआ, राजा और राज्यों की नीतियों का संग्रह किया गया है इतिहास में, अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट का संग्रह इतिहास में किया गया है, आपके प्रशासनिक डेवलपमेंट का इतिहास में संग्रह किया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो है अपनी किसी भी समस्या का समाधान इतिहास में क्या कर सकता है, ढूंढ सकता है, सीख सकता है। और इस इतिहास को उसने दवाखाना की संज्ञा दिया है, एक ऐसे हॉस्पिटल की संज्ञा दिया है जहां पर व्यक्ति अपनी हर बीमारी का इलाज कर सकता है। इससे इतिहास का महत्व झलकता है। और आप अगर उठा के अपने वर्तमान सिचुएशन को देखिए तो आपके प्रशासनिक डेवलपमेंट में कहीं न कहीं मौर्य काल की नीतियों को अपनाया गया है। मौर्य काल का प्रशासनिक संरचना आपके वर्तमान प्रशासन से मिलता जुलता है, तो आपने भी कहीं न कहीं सीखा है। आपने अपने संवैधानिक डेवलपमेंट में मनुस्मृति का अनुसरण किया है, मनुस्मृतियों के प्रावधानों को भी आपने कहीं न कहीं लिया है। आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वह भी कहीं न कहीं आपके इतिहास में दिखाई देता है। तो वर्तमान 21वीं सदी का जो समाज है वह भी कहीं न कहीं अपने इतिहास से क्या है, सीखा है। आपका जो एग्रीकल्चरल पैटर्न है, जो आपके आर्थिक अर्थव्यवस्था का जो पैटर्न है वह कहीं न कहीं आपके इतिहास में दिखाई देता है। आपने अपने इतिहास से क्या किया, सीखा। तो इस स्टेटमेंट से भी इतिहास का महत्व झलकता है। आप क्यों पढ़ना चाहते हैं इतिहास, यह जो है अबुल फजल के इस स्टेटमेंट से झलकता है। इसके बाद एक पाश्चात्य इतिहासकार कॉलिन वुड है, पाश्चात्य इतिहासकार कॉलिन वुड है। कॉलिन वुड कहता है कि हम ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जहां दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण रखता है जितना 19वीं सदी में प्राकृतिक विज्ञान। कॉलिन वुड के इस स्टेटमेंट से इतिहास का महत्व पूरी तरह क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है। वो कहता है कि हम ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं, कॉलिन वुड का स्टेटमेंट है। कॉलिन वुड, और आप ये जान लीजिए कॉलिन वुड बेहद इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है। ये वही कॉलिन वुड है जो इतिहास की उत्पत्ति के विषय में बताता है। पहले आप एक चीज जान लीजिए, कॉलिन वुड पहला इतिहासकार था जिसने इतिहास की उत्पत्ति के विषय में बताया था। तो पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, अब ध्यान में आ गया है तो बात कर लेते हैं कि क्या बताता है, ये कैसे कहता है कि इतिहास का जन्म कैसे हुआ, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर हम इसके स्टेटमेंट की बात करेंगे। कॉलिन वुड कहता है कि इतिहास का जन्म जो है वो किसकी देन है, मनुष्य की देन है। कॉलिन वुड ने बताया कि चूंकि मनुष्य एक बौद्धिक व्यक्ति है, बौद्धिक व्यक्ति माने जो तर्कशील हो, जो सोचने की क्षमता रखता हो, चूंकि सोच जो डिपेंड करती हो आपकी बुद्धि पे डिपेंड करती है, तो कॉलिन वुड कहता है कि मनुष्य क्या है, एक बौद्धिक प्राणी है। और मनुष्य ने जब इस बात पर विचार करना शुरू किया कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरे पूर्वज कौन है, वहीं से इतिहास का क्या होता है, आरंभ होता है। अब आप ध्यान से समझिए कि कॉलिन वुड कह रहा है कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है और मनुष्य ने जब इस बात पर विचार करना शुरू किया कि मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मेरे पूर्वज कौन है, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे ही आप इन बातों पर विचार करना शुरू करेंगे, चूंकि ये बातें जो स्टेटमेंट हमने दिया वो सारी कहीं न कहीं बीती हुई घटनाएं हैं। मेरे पूर्वज बीती हुई घटना है, मेरी उत्पत्ति बीती हुई घटना है। तो इतिहास के अंतर्गत बीती हुई घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। आप हिस्ट्री के अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन करते हैं, बीती हुई घटनाओं का। यहीं से इतिहास का क्या होता, आरंभ होता है। मनुष्य ने जैसे इस बात को जानने का प्रयास किया कि मैं कौन हूं, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, मेरे पूर्वज कौन है, वहीं से इतिहास का अध्ययन क्या होता है, शुरू होता है। यहीं से इतिहास की उत्पत्ति होती है। और इतिहास के अंतर्गत हम बीती हुई घटनाओं का ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यह बात कौन बताता है, कॉलिन वुड बताता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इतिहास की उत्पत्ति के विषय में कौन बताता है, तो आप सीधे सा आंसर करेंगे कि कौन, कॉलिन वुड बताता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे स्टेटमेंट की कि कॉलिन वुड इतिहास के इंपॉर्टेंस के विषय में क्या कहता है। तो कॉलिन वुड ने इतिहास के महत्व को बताते हुए ये कहा था, इसने कहा हम ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जहां दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राकृतिक विज्ञान। इसने कहा कि हम ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं, हम ऐसे युग की दहलीज
पर खड़े हैं, हम ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जहां दुनिया के लिए इतिहास, जहां दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 19वीं सदी के लिए, जितना 19वीं सदी के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जितना 19वीं सदी के लिए प्राकृतिक विज्ञान। ये स्टेटमेंट है किसका? कॉलिन वुड का। कॉलिन वुड कहता है कि हम ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जहां दुनिया के लिए इतिहास, जहां दुनिया के लिए इतिहास का उतना ही, जहां दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 19वीं सदी के लिए प्राकृतिक विज्ञान, 19वीं सदी के लिए प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं कॉलिन वुड ने इतिहास के महत्व को क्या किया? बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंटों की हमने बात किया आपके सामने, अबुल फजल, कॉलिन वुड और बर्नी की बात किया। अब सामान्य शब्दों में अगर आप खुद समझने की कोशिश करिए तो कहा जाता है कि इतिहास जो है किसी भी जनरेशन की मानसिकता को बदल सकता है। जैसा इतिहास लिखा जाता है वैसा ही आने वाली पीढ़ियों की क्या होती, मानसिकता होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने इतिहास से ही क्या करते हैं? सीखते हैं मित्रों। हमारा जैसा पास्ट होता है हमारा भविष्य भी वैसा ही होता है। हमारा फ्यूचर जो है वो हमारे पास्ट पे क्या करता है? डिपेंड करता है। इसीलिए कहा गया है कि इतिहास जो है भूत एवं भविष्य के बीच एक सेतु है। इतिहास ही बीते हुए कल और आने वाले कल को क्या करता है? जोड़ता है। हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम के डेवलपमेंट को, हम अपने इकोनॉमिकल सिस्टम के डेवलपमेंट को, हम अपनी सोसाइटी को, अपने रिलीजन के डेवलपमेंट को इतिहास से ही सीखते हैं। कैसे विकास हुआ मनुष्य का, कैसे धर्म का विकास हुआ, कैसे राजनीति का डेवलपमेंट हुआ, कैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, भाषा का क्या रोल है सोसाइटी के विकास में, ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं अपने इतिहास से सीखते हैं। तो इतिहास का इंपॉर्टेंस एज अ सब्जेक्ट, एज अ आपके सिविल एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास जो है आपके प्री मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों स्टेज पे बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही बेहतर जानकारी आपको देता है, और खास तौर से वर्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं इतिहास का इंपॉर्टेंस झलकता है और हमने इसके द्वारा आपको इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो उसके बारे में बताने की कोशिश किया है। अब हम बात करेंगे इतिहास क्या है। ठीक है, और इतिहास क्या है इसको बताने का प्रयास बहुत सारे इतिहासकारों ने किया है, खास तौर से आपके पाश्चात्य इतिहासकारों ने। और इतिहास की परिभाषा सामान्यतः पाश्चात्य इतिहासकारों के द्वारा ही शुरू की गई। क्यों? क्योंकि इतिहास का अध्ययन ही 19वीं सदी में शुरू हुआ और इतिहास का अध्ययन अंग्रेजों की देन है। भारत में इतिहास एज अ सब्जेक्ट आपकी शिक्षण पद्धति में, आपके एजुकेशन सिस्टम में अंग्रेजों के द्वारा ही इंप्लीमेंट किया गया। और ये करना उनकी जरूरत थी, क्योंकि जब तक वो आपके इतिहास को नहीं जानते तब तक आपको गवर्न करना, आप पे शासन करना उनके लिए आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने आपके अध्ययन, आपके इतिहास के अध्ययन को क्या किया? शुरू किया। प्राचीन शिक्षण पद्धति में जो आपका पुराना एजुकेशन सिस्टम रहा है उसमें हमेशा आप देखेंगे तो व्याकरण, गणित, चिकित्सा, सैन्य शिक्षा आपके विषय रहे हैं।
लेकिन इतिहास आपका विषय नहीं रहा है। इतिहास को एक विषय के रूप में अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा पद्धति में क्या किया, प्रारंभ किया। ठीक है, इसीलिए इतिहास को जब उन्होंने इतिहास का अध्ययन शुरू किया भारत का, तो भारत के साहित्यों को पढ़ने के बाद उनको लगा कि इतिहास लेखन की जो विशेषताएं हैं वह भारत के लोगों के द्वारा पूरी तरह से अनुपालन उनका नहीं किया गया। इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के लोगों को इतिहास की जानकारी है ही नहीं, इतिहास लेखन की कला का डेवलपमेंट हिंदुस्तान में नहीं है। ऐसा आरोप पाश्चात्य इतिहासकारों ने भारतीयों पर लगाया कि भारतीयों को इतिहास का ज्ञान नहीं है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि इन्होंने, पाश्चात्य इतिहासकारों ने इतिहास की क्या परिभाषा दिया, कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास को इन्होंने किस किस तरीके से बताने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले हम उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है, कि किन किन लोगों ने इतिहास की क्या परिभाषा बताई है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। पहले सबकी परिभाषा आप देख लीजिए, इतिहास क्या है और पाश्चात्य इतिहासकारों ने इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम E.H. कार की परिभाषा को देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। E.H. कार ने इतिहास को कैसे डिफाइन किया है। E.H. कार, इन्होंने दो परिभाषाएं दिया है। ठीक है, E.H. कार ने दो परिभाषाएं दिया है। पहली परिभाषा के अंतर्गत इन्होंने कहा कि इतिहास जो है, इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच एक अंतर क्रिया है। इन्होंने कहा कि इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच एक अंतर क्रिया है। इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच एक अंतर क्रिया है। तथ्यों के बीच एक अंतर क्रिया है। अब आप इस परिभाषा को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इतिहास जो लिखा जाता है वो किसके द्वारा लिखा जाता है, इतिहासकार के द्वारा। और किस आधार पर लिखा जाता है, तथ्य के आधार पर। जो प्रमाण इतिहासकार को मिलता है, चाहे वो साहित्य हो प्रमाण के रूप में, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस हो, जो प्रूफ उसे मिलता है उसका जो विश्लेषण किया जाता है इतिहासकार के द्वारा, वही क्या बनता है, इतिहास बनता है। तो सामान्य शब्दों में E.H. कार ने कहा कि इतिहास जो है, इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच एक अंतर क्रिया है। और दूसरी परिभाषा में इन्होंने कहा है कि इतिहास जो है, दूसरी परिभाषा में इन्होंने कहा इतिहास भूत एवं भविष्य के बीच, इतिहास भूत एवं भविष्य के बीच एक अनवरत परिसंवाद है। एक अनवरत परिसंवाद है। भूत एवं भविष्य के बीच एक अनवरत परिसंवाद है। ये दो परिभाषाएं दिया किसने, E.H. कार ने। और ये सारी परिभाषाएं मित्रों आप नोट करते चलिएगा। पहली परिभाषा में उन्होंने कहा कि इतिहास जो है, इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच एक अंतर क्रिया है। और दूसरी परिभाषा में उन्होंने कहा कि भूत एवं भविष्य के बीच एक अनवरत परिसंवाद है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि J.B. ब्यूरी ने क्या कहा है। J.B. ब्यूरी ने इतिहास को कैसे डिफाइन किया है। J.B. ब्यूरी ने कहा है, J.B. ब्यूरी ने इतिहास की क्या परिभाषा दिया है। इन्होंने कहा इतिहास एक विज्ञान है। इतिहास एक विज्ञान है न इससे कम न इससे ज्यादा, न इससे कम न इससे ज्यादा। ये J.B. ब्यूरी की परिभाषा है और कई बार ये पूछा गया है। इतिहास एक विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज्यादा, यानी हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये
जेबिब्यूरी का स्टेटमेंट है कि इतिहास क्या है, एक विज्ञान है। सामान्य शब्दों में लोग इतिहास को एक कहानी समझ लेते हैं, एक तिथियों का संग्रह समझ लेते हैं, घटनाओं का संग्रह समझ लेते हैं। वास्तव में इतिहास मात्र एक घटनाओं का संग्रह नहीं है, इसमें वैज्ञानिकता भी झलकती है। इसके बाद दूसरा पाश्चात्य इतिहासकार है रेनियर। रेनियर ने कहा कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले अनुभवों की एक क्या है, कहानी है। इतिहास क्या है? रेनियर कहता है इतिहास सभ्य समाज के रहने वाले लोगों के अनुभवों की क्या है, एक कहानी है। रेनियर का स्टेटमेंट है इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के अनुभवों की एक कहानी है। ये स्टेटमेंट दिया किसने? रेनियर ने। अनुभवों की एक कहानी है। रेनियर कहता है इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले लोगों के अनुभवों की एक कहानी है। ठीक है, यानी जो फीलिंग्स रहे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, उन्हीं का संग्रह क्या है, इतिहास है। ठीक है, और कॉलिन वुड क्या कहता है? कॉलिन वुड ने कहा कि संपूर्ण इतिहास विचारधाराओं का इतिहास होता है। कॉलिन वुड क्या कहता है? संपूर्ण इतिहास विचारधाराओं का इतिहास होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? कॉलिन वुड का है। कॉलिन वुड इतिहास की परिभाषा देते हुए कहता है कि संपूर्ण इतिहास विचारधाराओं का इतिहास है। विचारधाराओं का इतिहास, यानी इनके कहने का तात्पर्य है कि बीते हुए काल में जो लोगों की विचारधारा रही है उसी का संग्रह क्या है, हिस्ट्री। उसी का संग्रह क्या है, हिस्ट्री। ये कौन कहता है? कॉलिन वुड कहता है। और कॉलिन वुड पाश्चात्य इतिहासकारों में सबसे श्रेष्ठ इतिहासकार के रूप में जाना गया है। तो जितने भी हमारे पाश्चात्य इतिहासकार हैं, क्योंकि इतिहास के अध्ययन की शुरुआत भारत में अंग्रेजों के द्वारा की गई, तो सबने इतिहास को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। एक इतिहासकार है हेनरी पिरेन। हेनरी पिरेन कहता है कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। तो सबने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश किया है। हम आपके सामने इन परिभाषाओं को इसलिए लिख रहे हैं कि प्री के क्वेश्चन में या प्री के एग्जाम में कभी कभी एज इट इज परिभाषा को ऐसे लिख देता है, पूछ लेता है ये किसका स्टेटमेंट है। तो इसलिए आप जितने भी लोग, हमारे जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, वो सब कम से कम इन परिभाषाओं को नोट कर लेंगे कि किसने क्या परिभाषा दिया या इतिहास की क्या परिभाषा बताने की कोशिश किया है। ठीक है, इसके बाद अब आप देखेंगे कि हेनरी पिरेन ने क्या परिभाषा दिया, अब उसकी बात हम करते हैं। हेनरी पिरेन हेनरी पिरेन क्या कहते हैं? हेनरी पिरेन ने कहा है कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। इतिहास में रहने वाले मनुष्यों
एवं मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी। कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी, यानी इनके कहने का मतलब है कि बीते हुए काल में मनुष्य ने विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किया, जो उपलब्धियां अर्जित की, उसी का संग्रह या उसी की कहानी क्या है? इतिहास है। उसी की कहानी क्या है? इतिहास है। ये हेनरी पिरेन की परिभाषा है। ठीक है, तो 3 परिभाषाएं आपके सामने लिखी हैं इस समय, रेनियर, कोलिनवुड, हेनरी पिरेन। ठीक है, इन्होंने कहा इतिहास में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की क्या है? कहानी है। इसके बाद दूसरे इतिहासकार आता है आपका जेएम ट्रेवेलियन। जेएम ट्रेवेलियन ने क्या कहा है? जेएम ट्रेवेलियन ने कहा है कि इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। जेएम ट्रेवेलियन, इन्होंने कहा इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। ये किसने कहा है? ये जेएम ट्रेवेलियन ने कहा है। तो सबकी परिभाषाएं कहीं न कहीं कुछ मिली जुली दिखाई देती हैं। ठीक है, इन्होंने कहा इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में क्या है? एक कहानी है। इन्होंने भी इतिहास को एक कहानी के रूप में व्याख्यायित करने का क्या किया? प्रयास किया। इसके बाद आपके लास्ट जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं वो है जे.आर. एल्टन। जे.आर. एल्टन ने कहा कि इतिहासकार जो लिखता है वही क्या होता है? इतिहास है। जे.आर. एल्टन ने कहा, इन्होंने ये परिभाषा दिया है, इन्होंने कहा कि इतिहासकार जो लिखता है वही क्या है? इतिहास है। इतिहासकार जो लिखता है, इतिहासकार जो लिखता है वही इतिहास है। अब आप मित्रों एक बात समझिए, इन्होंने कहा कि इतिहासकार जो लिखता है वही क्या है? इतिहास है। ठीक है, तो यहां समस्या ये खड़ी हो जाती है कि बात तो ये सच है कि भाई किसी भी तथ्य का, किसी भी प्रमाण का जो विश्लेषण है, किसी भी तथ्य या किसी भी प्रमाण का जो विश्लेषण है वो कौन करता है? वो इतिहासकार करता है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु की व्याख्या कोई भी इतिहासकार अपने अकॉर्डिंग भी कर सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग जब उस वस्तु की व्याख्या वो करेगा, इसको क्या कहा जाएगा? व्यक्तिगत। और जब उस वस्तु की व्याख्या वैसे ही की जाएगी, एज इट इज की जाएगी, तो ये होगा वस्तुनिष्ठ। और वस्तुनिष्ठ व्याख्या ही सत्य मानी जाती है। ठीक है, और इसीलिए आपके भारत में जितने भी लिटरेचर लिखे गए, जो भारत का साहित्य लिखा गया, उसको अंग्रेजों ने जब पढ़ा तो उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि भारत में इतिहास लेखन नहीं था, क्योंकि भारतीय साहित्य जो है वो दरबारी परंपरा के अंतर्गत लिखे गए थे। और दरबारी परंपरा के अंतर्गत लिखा गया साहित्य कभी भी किसी भी घटना का सत्य विवरण नहीं कर सकता। और ऐसे बहुत से घटनाएं, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपके इतिहास में मित्रों दिखाई देंगे जो सत्य से कोई भी संबंध नहीं रखते। मैं आपको कई घटनाओं का उल्लेख बताता हूं। जैसे कहा जाता है कि आप जानते हैं कि अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय थी 1601 में। अबुल फजल अपने आईने अकबरी में लिखता है कि असीरगढ़ के किले के दरवाजे को अकबर ने सोने की चाबी से खोला, जबकि एक पुर्तगाली इतिहासकार वहां मौजूद था, उसने लिखा कि अकबर ने यह चाबी घूस देकर प्राप्त किया था। तो कहा जाता है कि अबुल फजल अगर इस तरह का इतिहास लिखता, वह सत्य घटना का विवरण करता, तो वह अकबर की उपलब्धियों पर एक बदनुमा दाग होता। इसलिए उसने इस घटना का विवरण इस तरीके से नहीं किया। तो कहने का मतलब इस घटना का वस्तुनिष्ठ
उल्लेख या वस्तुनिष्ठ लेखन अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में नहीं किया, तो हम आईने अकबरी को ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं कह सकते। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे कहा जाता है कि कश्मीर के शासक को अकबर ने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, और यह आत्मसमर्पण वह जो है भगवान दास के कहने पर कर रहा था, और भगवान दास ने चूंकि कश्मीर के शासक को सुरक्षा का आश्वासन दिया था, और जब उसने आत्मसमर्पण किया तो अकबर ने उसे कैदखाने में डाल दिया, और भगवान दास ने अपनी आज्ञा का, अपने वादे का अवहेलना होने के कारण उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। और अबुल फजल अपने आईने अकबरी में लिखता है कि भगवान दास जो है मानसिक रूप से विकृत हो गए थे, यानी पागलपन के शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो फिर इतिहास, सत्य घटनाओं का विवरण कहाँ रह गया? या भारतीयों ने जो इतिहास, जो साहित्यिक ग्रंथ लिखे, जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे, उसमें इतिहास लेखन की विशेषताओं को कहीं भी पूरा करते हुए दिखाई नहीं देते। अब आप उम्मीद करिए, कहा जाता है कि आप चंद्रबरदाई के ग्रंथ को ले लीजिए, पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। उसमें भी कहीं न कहीं चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की बड़ाई करने का प्रयास किया है। वह उसकी पराजय को भी जो है एक कहीं न कहीं साहित्यिक भाषा प्रदान करता है। तो भारत में जो लेखन कला रही वो दरबारी लेखन परंपराओं से गुजरी है। तो दरबार में बैठा कवि, बैठा लेखक, वह राजा के विरुद्ध जाके नहीं लिख सकता है, और जब राजा के विरुद्ध जाके नहीं लिखेगा तो वह निरपेक्ष रूप से इतिहास नहीं लिख सकता। तो अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तान पे आरोप लगाया कि भारत में इतिहास लेखन नहीं था, इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी, ये पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, ये सच है कि भारत की लेखन कला वो दरबारी परंपराओं से गुजर रही थी, वो पूरी तरह इतिहास लेखन की विशेषताओं को पूरा नहीं कर रही थी, लेकिन ये पूरी तरह सच इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिखाई देते हैं जहां पर इतिहास को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। जैसे महाभारत में कहा गया है, महाभारत में कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष की कहानी ही इतिहास है, कहानी ही इतिहास है। तो महाभारत में इस तरह के इतिहास को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब आप सोचिए, कहते हैं कि भारत में इतिहास लेखन नहीं था, तो उसका एक बस मात्र कारण था कि इतिहास लेखन की एक विशेषता को वो पूरा नहीं करता था, और वह विशेषता है कार्य कारण का सिद्धांत। इतिहास लेखन के कार्य कारण सिद्धांत की विशेषता को भारतीय इतिहास लेखन कला में नहीं देखा गया है। ठीक है, जिसकी वजह से पाश्चात्य इतिहासकारों ने भारत पर आरोप लगाया। लेकिन अभी हमने जो बात किया वो इतिहास क्या है इसकी चर्चा की गई है, और इतिहास को कहां कहां परिभाषित किया गया है उसकी चर्चा की गई है। कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में कहता है कि राजा को इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, वहां भी वो इतिहास की चर्चा करता है। लेकिन कहा जाता है कि भारतीयों के ऐतिहासिक ज्ञान की चर्चा अल-बरूनी भी करता है। अल-बरूनी भी आरोप लगाता है कि भारतीयों को इतिहास का ज्ञान नहीं था। वो कहता है कि जब इनसे इतिहास की बात की जाती है तो ये बगल में देखने लगते हैं। लेकिन जितने भी लोगों ने भारत के ऐतिहासिक ज्ञान की चर्चा किया है वो पूरी तरह सच नहीं है, इसलिए क्योंकि इतिहास लेखन की जिन विशेषताओं की बात हम कर रहे हैं वो सारी विशेषताओं हमारे एक ग्रंथ वो है राजतरंगिणी, उसमें दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए हम राजतरंगिणी को पहला ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। तो अभी तक हमने बात किया इतिहास क्या है। ठीक, अब हम थोड़ी सी एक चर्चा करेंगे इतिहास लेखन की विशेषता क्या है, यानी किस साहित्य को आप ऐतिहासिक साहित्य कहोगे, किस पैरामीटर्स पर आप किसी पुस्तक को इतिहास की किताब कहोगे। ठीक है, यानी इतिहास लेखन की विशेषता क्या होती है। चूंकि ये प्री की क्लासेस है इसलिए हम केवल पॉइंट में बात करेंगे, मेंस की क्लासों में इसको डिफाइन किया जाएगा अच्छे से। ठीक, इसे कहेंगे इतिहास लेखन की विशेषता।
इतिहास लेखन की विशेषता क्या है? पहली विशेषता होती है कि इतिहास में जिन घटनाओं का विवरण दिया गया है वो घटनाएं पूरी तरह क्या हो? सच हो। उल्लिखित घटना सत्य हो, यानी जिस घटना का विवरण उस साहित्य में दिया जा रहा है वो घटना वास्तव में घटित हुई हो। ऐसा न हो वो काल्पनिक हो, वो घटना घटित हुई हो। यानी पहली विशेषता है कि उल्लिखित घटना क्या हो? सत्य हो। दूसरा, घटना का विवरण प्रमाणिक स्रोत के आधार पर किया गया हो, प्रमाणिक स्रोतों पर निर्भर हो। यानी देखिए, दूसरी विशेषता यह है कि जिस घटना को आप सत्य बता रहे हो वह घटना किसी न किसी प्रमाणिक तथ्य के आधार पर दिखाई गई हो, तभी तो वो सच मानी जाएगी। भाई, कोई स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हैं तो उस स्टेटमेंट पर एक बार प्रश्न चिन्ह लग सकता है। भाई, पूछ सकता हूं कि आपने ये बात कैसे कहा, तो आप कह सकते हो ना कि ये बात हमने इनसे सुना या उस किताब में हमने ऐसे पढ़ा। तो आपकी उस बात का प्रमाणीकरण कहीं न कहीं उस साहित्य से हो रहा है। तो जो बातें, जो घटना दिखाई जाएगी वो किसके आधार पे? प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर दिखाई गई हो। तीसरी विशेषता इतिहास लेखन की है कि घटना कार्य कारण सिद्धांत पर निर्भर हो। कार्य कारण सिद्धांत पर निर्भर हो, यानी कोई घटना आप दिखा रहे हैं, वह घटना क्यों हुई, उसका परिणाम क्या हुआ, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए कि घटना में कार्य कारण संबंध भी क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए, तभी तो वो काल्पनिक नहीं होगी। और चौथी, जो घटना का विवरण दे रहा है वो क्या हो? निरपेक्ष हो। यानी लेखक कैसा होना चाहिए? निरपेक्ष हो। निरपेक्ष लेखन कला हो। यानी जो लेखक इस घटना का विवरण दे रहा है वो कैसा होना चाहिए? निरपेक्ष होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के दबाव में हो तो कभी भी घटना को निरपेक्ष रूप से आप व्याख्यायित नहीं कर सकते। ये चारों विशेषताएं जो साहित्य पूरा करता है हम उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक साहित्य कहेंगे। ठीक है। कहा जाता है कि पाश्चात्य इतिहासकारों ने भारत में आरोप लगाया कि भारत में इतिहास लेखन की कला नहीं थी, या भारत के इतिहास जो है, ऐतिहासिक साहित्य जो है, इतिहास लेखन की सारी विशेषताओं को पूरा नहीं करते। मित्रों, ये पूरी तरह सच नहीं है। ये पूरी तरह सच इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये तो सच है कि भारत में दरबारी इतिहास लेखन था। प्राचीन भारत में राजाओं के दरबार में बैठा कवि ही राजा की उपलब्धियों का विवरण देता था, तो वह कवि राजा के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता। वह राजा के बारे में अच्छी बातों को ही कहीं न कहीं लिखेगा। तो उनके द्वारा लिखा गया जो तथ्य है वो पूरी तरह सच नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि भारत के लोग इतिहास लेखन से परिचित थे, लेकिन सामान्यतः वह इस विशेषता को पूरी तरह फॉलो नहीं करते थे। कहा जाता है कि राजतरंगिणी पहला साहित्य है जो ऐतिहासिक साहित्य माना जाता है। राजतरंगिणी पहला भारतीय साहित्य है जो इतिहास लेखन की हर विधा को, हर विशेषता को फुलफिल करता है। और आप जानते हैं कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हड़, जो कहां का है? कश्मीर का। और इसमें कहां का इतिहास लिखा गया है? कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। इसमें कुल कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। तरंग माने क्या होता है? अध्याय। कहा जाता है कि प्रारंभ के 3 तरंगों में कश्मीर का प्राचीन इतिहास दिखाया गया है, और अगले 5 तरंगों में क्रमशः कारकोट वंश, उत्पल वंश,
एवं लोहार वंश, इन 3 वंशों का इतिहास दिखाया गया है। और ये तीनों वंश कहाँ से संबंधित हैं? कश्मीर से संबंधित है। कहा जाता है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी को श्रीवर एवं जोनराज ने इसे क्या किया? पूरा किया। इसे श्रीवर एवं जोनराज ने पूरा किया था। ठीक है, इसे श्रीवर एवं जोनराज ने पूरा किया। और जय सिंह अंतिम राजा है जिसका उल्लेख इस कल्हड़ की राजतरंगिणी में किया गया है। तो कहा जाता है कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है यह भारत का पहला ऐतिहासिक साहित्य माना गया है। यह भारत का पहला ऐतिहासिक साहित्य माना गया है। लेकिन कहा जाता है कि हेरोडोटस, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया है, हेरोडोटस की एक किताब है जिसका नाम है हिस्टोरिका। विश्व स्तर पर हिस्टोरिका पहला ग्रंथ है जो इतिहास लेखन की विशेषताओं को पूरा करता है। और यह हेरोडोटस कहाँ का था? यूनान का था। इसीलिए कहा जाता है कि हिस्टोरिका विश्व का पहला ऐतिहासिक साहित्य, और हेरोडोटस क्या है? इतिहास का पिता माना जाता है, और यूनान को इतिहास का जन्मस्थल माना जाता है। क्योंकि जिन विशेषताओं के आधार पर किसी ऐतिहासिक साहित्य को किसी साहित्य को ऐतिहासिक साहित्य कहा जाता है, वह सारी विशेषताएं भारत में राजतरंगिणी पूरा करती है तो विश्व में हिस्टोरिका पूरा करती है। ठीक है, और आप जानते हैं कि भारत के इतिहास को कहीं न कहीं हेरोडोटस ने अपनी रचनाओं में क्या किया है? दिखाया है। ठीक है, और आपके सिंध क्षेत्र को हिंद के नाम से संबोधित किया गया है। यहीं पर हेरोडोटस ही पहला व्यक्ति था जो आपके भारत को अपने साहित्य हिस्टोरिका में इंडिया सब नाम देता है। और आप जानते हैं कि भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। ठीक है, और कल के वीडियो में हम बेसिक रूप से इसी पर चर्चा करेंगे कि भारत के नामों को किन लोगों ने अपने लिटरेचर में क्या क्या नाम दिया है। यूनानियों ने क्या भारत को कहा, या ईरानियों ने क्या कहा? भारतवर्ष का नाम, भारतवर्ष कहाँ दिखाई देता है, जम्बूद्वीप कहाँ दिखाई देता है, ये फैक्चुअल जानकारी होगी आपकी जो है। ठीक है, लेकिन खासतौर से आज के वीडियो में हमने जो बात किया वो आप ध्यान रखिएगा। हमने जिन बातों पे चर्चा किया है फिर से एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। पहला हमने आपको बताया कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हमने उसमें बताया कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित ही ऐसा हुआ। तो निश्चित क्यों? क्योंकि प्रमाणिक स्रोतों और तथ्यों के आधार पर इतिहास में घटनाओं का विवरण दिया जाता है। फिर हमने बात किया इतिहास क्यों, यानी क्यों आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में बात किया। फिर दूसरा हमने बताया इतिहास क्या है, और विभिन्न इतिहासकारों के नाम हमने आपके सामने रखा और उनके माध्यम से बताया कि इतिहास को किस इतिहासकार ने किस रूप में परिभाषित किया है। और लास्ट में हमने आपको बताया संक्षेप में इतिहास लेखन क्या है, या किस साहित्य को आप ऐतिहासिक साहित्य कहोगे, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या भारत के लिखे गए जो ऐतिहासिक साहित्य हैं क्या वो वास्तव में उन विशेषताओं को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, उस पर चर्चा की गई। तो आज के वीडियो में मित्रों हमने आपको इतनी कुछ बातें बताई, और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मूलतः 2 बातों पर। एक, पहले भारतवर्ष के नामकरण पर, क्योंकि एक क्रम से, एक सीक्वेंस से हमें आगे बढ़ना है। पहले हम इतिहास की शाब्दिक व्याख्या किए, फिर क्यों और क्या की व्याख्या हुई। अब हम भारत का इतिहास पढ़ने चल रहे हैं, तो पहले भारतवर्ष के नाम की बात होगी, फिर भारत में चूंकि मनुष्य का इतिहास हमको पढ़ना है तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे एक वीडियो में। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट से ही आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। क्योंकि कला हो या संस्कृति हो या सोसाइटी हो या पॉलिटिकल हिस्ट्री हो या इकोनॉमिकल हिस्ट्री हो, ये सारा डेवलपमेंट ह्यूमन से हुआ है। तो ह्यूमन का डेवलपमेंट जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इतिहास के इस भाग की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो वहां तक हमें 2-3 वीडियो लगेगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर पहुंचने के लिए। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और आज पहला दिन था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई। ठीक, और मुझे उम्मीद है कि आगे ऐसा नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।